बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का कल लास्ट फिज़िक्स का पेपर है और इससे पहले एक वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव भी बनाई थी इससे और इसके अलावा भी मैंने वीडियोस बनानी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी था इसलिए वीडियोस बना नहीं सका था। और दूसरा, मेरे ख्याल में आप लोगों को इस तरह वीडियो से ज़्यादा कुछ नोट्स की ज़रूरत होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए जाएँ तो आप उनको नोट से तैयार कर सकें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के। उसके अलावा इंशाल्लाह नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आपको, और फिर सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं, उन टॉपिक्स में लिखना क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या क्या लिखना है उस टॉपिक में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वीडियो साथ साथ देखते रहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक पेपर है मेरे पास, अभी थोड़ी देर में वो पेपर, उसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी सारे साथ बताऊंगा। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो पिक किए हैं मैंने। आपने इससे पहले भी देखे होंगे यकीनन, बाकी टीचर्स के भी। अब यहाँ पर स्लाइड्स तो आपके सामने चलेंगी। इसमें जो रेड कलर में जो चैप्टर हाईलाइट मैंने किया हुआ है उसके ज़्यादा चांसेस हैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के, लेकिन बाकी चैप्टर्स में से भी लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी अगेन मैंने राइट कर दिया है। तो सबसे पहले चैप्टर 11 से हम देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स गाउस लॉ है और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। गाउस लॉ कंप्लीट जब आएगा तो आपने, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि क्या लिखना क्या है। पहले सिर्फ ये नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी खैर रेड होना चाहिए था, ये लास्ट ईयर आई थिंक ये पेपर में आया था और इससे पहले भी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें किरचॉफ्स के लॉ, दोनों लॉज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो वोल्टेज वाला है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक वीडियो उसकी अलग से बनाऊंगा, सिर्फ किरचॉफ के लॉज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वहाँ देख लीजिएगा। तो पहले लॉ और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट, और इसके साथ इसकी एप्लीकेशन में पोटेंशियोमीटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये भी आ चुका है पिछले ईयर में ही, आई थिंक फर्स्ट एनुअल में आया था पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में एम्पेयर्स लॉ सबसे पहले है और करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये भी रेड खैर होना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा भी इसके आने का चांस है। नेक्स्ट इसमें कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। जब गल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। उस शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की वो कितनी होती है शंट रेजिस्टेंस, और एमीटर को सीरीज़ में क्यों लगाया जाता है, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, और वोल्टमीटर के साथ, वोल्टमीटर की कन्वर्जन के लिए गल्वानोमीटर के साथ जो सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगती है उसकी कैलकुलेशन की पूरी इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 14 में मोशनल ईएमएफ स्टार्ट में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इंडक्शन है और सेल्फ इंडक्शन, एंड एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड कर दिया है। इस दफ़ा इसके आने का चांस है एसी जनरेटर का। नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ ले आपने इस चैप्टर में से तकरीबन कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ ही करना पड़ेगा इसमें से। एसी थ्रू एन इंडक्टर, एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू अ रेजिस्टर, और फिर उसके बाद आरएल आरसी सीरीज सर्किट्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरएलसी सीरीज सर्किट, और रेजोनेंस इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये चैप्टर पूरा ही आपने करना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी एक दो बनेंगे और लॉन्ग भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस चैप्टर में से इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 लॉन्ग के लिहाज से कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ये कर लें, अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ भी देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं ऑल टुगेदर, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। यंग मॉडुलस और ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो है ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स, ये लॉन्ग में से एक आपने इस पर नज़र मारनी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिहाज से।
नंबर 17 में रेक्टिफिकेशन, फुल वेव हाफ वेव दोनों तरह की रेक्टिफिकेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग स्कीम और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर स्पेशली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन दिस वन ऑल्सो। नंबर 18 ये भी बिल्कुल एसी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा ही चैप्टर आपको करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, टाइम डायलेशन, उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये तमाम टॉपिक्स आपने करने हैं, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये स्टार्ट में आपने समझने स्टार्ट में ही कर लेनी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, गाज़िस लॉ हो गया, ये हो गया, और RLC हो गया, ये स्टार्ट में सबसे पहले आपने करने हैं जब आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है या टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर नंबर 19, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट में ही। उसके बाद एक्स रेज का पूरा टॉपिक पेपर में पूरा एक आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज का क्वेश्चन पूरा ही। उसके बाद लेज़र की भी अगेन एक ही क्वेश्चन बन के आ सकता है लेज़र के लिए लॉन्ग के अंदर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें पार्ट्स बन के, एक पार्ट है उसके अंदर दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल है, तीसरा कोई और पार्ट बन के आ सकता है, 2 पार्ट्स का आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एक ही टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आने का जो है चांस होता है। अभी इसमें देखते हैं हमने लिखना क्या क्या होता है, वो भी बताता हूँ अभी, पहले नोट करते जाएं। चैप्टर नंबर 20 में स्पेक्ट्रोग्राफ स्टार्ट में ही है। उसके बाद मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ से। और लॉन्ग में फिजन फ्यूजन, ये भी इस दफ़ा आने का बहुत चांस है। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन है, फ्यूजन और फिजन में जो एनर्जी की कैलकुलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, वो भी है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिए कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग बिगू क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या क्या लिखना है। तो नो बेटर वे टू लुक एट इट देन टू लुक एट द आंसर कॉपीज ऑफ टॉपर्स। ये हम अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसको छोड़ देते हैं। फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे ना ये टॉपर कॉपीज़ अपलोड की हुई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनको देखें ताकि आपको ये पता चले कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो लिखे हैं क्वेश्चन, इनके कंप्लीट मार्क्स इनको देने पड़े हैं पेपर चेकर्स को। मतलब उन्होंने कोई मार्क को डिटेक्ट ही नहीं कर सके, उससे पूरे मार्क्स आए हैं। अब ये देखिए, ये एक टॉपर है, लास्ट ईयर की स्टूडेंट है कोई, उसकी ये कॉपी है। अब ये वो क्वेश्चन चार्ज टू मैथ रेशो वाला है। अब इसमें से लिखना क्या क्या है, सबसे पहले उसने देखिए एक तमीद बांधी है कि स्टार्ट में कंसिडर चार्ज, यानी वो आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है वो है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करके उसने स्टार्ट में एक बता दिया है कि चार्ज है वो एक मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ और वो टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। और फिर एक डायग्राम देखें छोटी सी बना ली है, कोई बहुत फैंसी डायग्राम नहीं है, इसके अंदर ये बता दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये चार्ज जो है वो मूव इन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन ज़रूर बताइए कि बी इज़ डायरेक्टेड इनटू द पेज, उसकी डायरेक्शन बता दी। उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लगती है, जो फोर्स लगती है उसकी एक्सप्रेशन दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है वही एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, इसी वजह से वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव करने लग जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद नेक्स्ट आखिर में उसकी स्पीड की इक्वेशन बनाई है, एक स्पीड की इक्वेशन बनाई है। उसके बाद चार्ज टू मास रेशो की इक्वेशन बनाई है Q/m की। तो Q/m की जो इक्वेशन एंड में जाकर बनाई है, ये यहाँ तक लाना है, इस इक्वेशन के को लाने के 2 नंबर हैं, यानी ये डेरिवेशन करके और ये इस इक्वेशन तक लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर आके ख़त्म नहीं किया, ठीक है। उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट की है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पुट किया है, मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पुट किया है, और चार्ज टू मैस रेशियो एक इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करके और उसकी वैल्यू बताई है। नीचे देखिएगा उसने हेडिंग देकर बताया एक्सप्लेनेशन में कि ये 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेसेस इतना चार्ज। ये खैर ना भी लिखें आप, ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर दी है ये लाजमी एंड में यहाँ तक आपने लेकर आना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती चार्ज टू मैस रेशियो वाले में, यानी टोटल पूरा टॉपिक जो है वो ये 2-3 पेजेस के ऊपर स्टूडेंट ने कवर कर दिया और इसके फुल ही मार्क्स उसको मिले होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ये टॉपर जो कॉपी है इनके पूरे नंबर ही होते हैं, 85 पूरे ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पोटेंशियोमीटर का देखें टॉपिक आ गया, मैंने भी आपको बताया भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। अब पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर होता क्या है पहले ये बताया उसने,
ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर के बारे में बता दिया कि ये होता है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं, पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी इसकी जो है वो ग्रेट होती है, वोल्टमीटर से बेहतर क्यों होता है या ओम मीटर से बेहतर क्यों होता है, पीपीए में भी क्वेश्चन आया था। प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल क्या है, इसका नल डिफ्लेक्शन मेथड है, ठीक है, या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की है कि कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर क्या क्या अपरेटस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमने, और जब ये चीज़ें मिल जाएं उसके बाद इसकी ये डायग्राम है, ये एक ही वायर की पोटेंशियोमीटर वाली डायग्राम बना दी है और यहाँ ईएमएफ की कंपैरिजन को शो कर दी है, इंटरनल रेजिस्टर्स को कंपैरिजन को किसी को भी शो कर सकते हैं। और फिर इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग अपने वर्ड्स में लिखी है, ये बिल्कुल बुक वाली नहीं भी है, अपने वर्ड्स में उसने लिखी है, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है ये, ठीक है। और एंड में इसकी मैथमेटिकल रिलेशन, तो देखें प्रिंसिपल हो गया, आप सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल के बाद इसके लिए रिक्वायर्ड अपरेटस लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, वर्किंग बताएंगे और फिर उसकी मैथमेटिकल रिलेशन एंड में जाकर वो डिराइव कर देंगे कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन जो है वो लगेगी जिससे हम ईएमएफ एक अननोन ईएमएफ एक सेल की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ टू सेल्स, जब दो सेल्स होंगे तो E1/2 = L1/L2 की इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आगे उसने एक स्टेप फालतू कर दिया है, ये यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी ये एक जो पेपर चेकर है उसके ऊपर एक तो ये है कि उसने एक बुक फॉलो करनी है कि उसको जो की बताई हुई है फेडरल बोर्ड ने, उसने उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में वो अगर आपने लिखी है तो आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन एक ही चीज़ है कि आपने एक इजाफी चीज़ दिख दी है, उसके जहन में एक इंप्रेशन बन जाता है कि यार ये टॉपिक पूरा इस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही A1 तैयार किया हुआ है, तो हो ही नहीं सकता कि वो आपके वो नंबर जो है वो काटे या किसी छोटी मोटी गलती के भी नंबर आपके काटे, तो पूरे नंबर मिलने के चांस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट गाज़िस लॉ, अभी भी मैंने आपको बताया लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लॉ को कैसे स्टेट करेंगे, गाज़िस लॉ इज़, यानी इसको डिफाइन नहीं करना चाहिए, गाज़िस लॉ इज स्टेटेड एज, लॉ हमेशा स्टेट होता है, डिफाइन नहीं होता, इज स्टेटेड एज इलेक्ट्रिक, उसकी मतलब पहले लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। उसके बाद उसकी मैथमेटिकल कंडीशन लिखी, कंडीशन लिख दी है कि क्या ज़रूरी है, गाज़िस लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, और फिर उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन उसकी की है, पूरी जो बुक में आपकी गिवन है मैथमेटिकल डेरिवेशन। फिर उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, उसकी भी देखें डायग्राम बना के कंस्ट्रक्शन, और उसको उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करनी है उसकी डेरिवेशन है और कैलकुलेशन है, और फिर इवेल्युएशन आखिर में जाके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की भी है। तो इस तरह मुकम्मल एक एक चीज़ उसने लिखी है, तो उसको पूरे इसके नंबर मिले भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हाफ लाइफ से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, तो उनको डिफ़ाइन किया, हाफ लाइफ को डिफ़ाइन किया, और फिर आगे एक सब्सटेंस की हाफ लाइफ से उसकी एग्जांपल दे दी, और ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करना है, ऐसा रफ ग्राफ हमेशा ड्रॉ कर दिया करें अगर ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन आए। और मैथमेटिकली जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला नीचे ला के डिराइव किया है, एंड में जाकर ये फार्मूला है n=n0t⁻λT वाला, और इस फार्मूले की मदद से फिर हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करते हैं, ये आखिर में इस फार्मूले की मदद से पूरी डेरिवेशन उन्होंने लिख दी है, ये वाला सॉरी। और फिर क्वेश्चन, आई डोंट नो क्वेश्चन क्या था, लेकिन एक्टिविटी भी एंड में जाकर डिफ़ाइन कर दी है, हो सकता है कि एक्टिविटी भी ये पूछा गया हो। तो ये एक टॉपर कॉपी है जिसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये मैंने बताया कि लिखना है आपने। एक और देख लेते हैं इसके साथ ही, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप इसमें देखिए क्या लिखना है, ये बोर एटॉमिक मॉडल के पहले पॉस्टुलेट्स, ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट वाला जो है ये ना भी लिखें, आगे पॉस्टुलेट्स, बोर्स के पॉस्टुलेट्स, और हर पॉस्टुलेट के साथ जहाँ जहाँ इक्वेशन इन्वॉल्व हो सकती है वो इक्वेशन लिखी है। और उसके बाद आगे इसमें फिर क्वांटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इसकी भी अगेन क्वांटाइज्ड एनर्जी की इक्वेशन ये लाजमी लिखनी है आपने। आई थिंक क्वेश्चन में ये एनर्जी क्वांटाइजेशन का पूछा गया था, इसमें सिर्फ मॉडल नहीं था, एनर्जी क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन में प्रॉपर पूछा गया था, इसलिए वो भी साथ साथ लिख दिया उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाई क्लासिकल फिजिसिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन इट एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आइंस्टाइन्स
डिराइव आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए जो पूछा गया है पहले वो बताया, ठीक है। उसके बाद वाई क्लासिकल फिजिसिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, क्लासिकल फिजिसिस्ट या क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकी, उसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में। और फिर आगे आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसकी प्रॉपर डेरिवेशन की है, आइंस्टाइन की इक्वेशन ले जाकर एंड तक डिराइव करके बताया, लैम्डा तक इक्वेशन डिराइव, यानी जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी क्वेश्चन में वो सारी टू द पॉइंट लिखी हैं स्टूडेंट ने, और इसके भी उसको पूरे नंबर मिले हैं ये सब कुछ लिखने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 गासेस लॉ क्वेश्चन था, स्टेट एंड एक्सप्लेन गासेस लॉ एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पेयर्स। तो गासेस लॉ की पहले स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन में उसकी इक्वेशन डेराइव की है। वैसे इससे पहले जो पिछली थी शीट उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से डेरिवेशन हुई थी। उसके बाद उसने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन में अगेन रिक्वायर्ड थी ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये सारा टू द पॉइंट लिखा है, तो उनको पूरे नंबर मिले हैं। तो नोट्स मैं आपको साथ साथ अभी प्रोवाइड कर भी दूंगा। इन टॉपर कॉपीज़ में जो कुछ लिखा हुआ भी नोट्स ही हैं आपके लिए, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से, और यहाँ से देख सकते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो हर क्वेश्चन के आंसर में लिखते क्या है कि उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं। आप लोग भी वो लिख कर नंबर पूरे ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कहा था कि एक पेपर है, एक एकेडमी का ही है मेरे पास, उसके क्वेश्चंस देखते हैं, उसके साथ साथ आंसर्स बताता हूँ, ताकि अगेन आपको आइडिया हो जाए कि अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आए तो उसके आंसर में लिखना क्या होता है। हमने ग्लोबल एकेडमी का पेपर है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव भी नहीं करवा रहा अभी, सिर्फ सब्जेक्टिव या सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, ज़रा उसके क्वेश्चंस देखते हैं और फिर वो सेक्शन बी के क्वेश्चंस में आंसर्स क्या लिखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड एनर्जी, मोर प्रिसाइसली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। मतलब आपने सबसे पहले तो ये बताना होगा कि वोल्टेज होती क्या चीज़ है या पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक यूनिट चार्ज कह लें, उसको एक पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आपको इन टर्म्स ऑफ यूनिट चार्ज एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड, यूनिट चार्ज को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस टर्म्स में इसको डिफाइन करना है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये एनर्जी ऑक्यूपाइड या एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज एट अ पॉइंट इन अ फील्ड। तो इन दोनों को इस लिहाज से इनका डिफरेंस जो है वो दोनों का लिखना है। ये हो नहीं सकता कि इसके का क्वेश्चन आए, लेकिन बहरहाल आंसर मैंने आपको बता दिया। वाई डज ईच प्लेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। तो इसकी एक दो रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि सिर्फ एक डायरेक्शन होती है या एक पाथ होता है चार्ज के फ्लो का, तो सेम पाथ, एक तो ये होगी इसकी बात। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चार्ज की कंजर्वेशन का जिक्र आपने ज़रूर करना है, ठीक है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा चार्जिंग के प्रोसेस में। तो एक प्लेट अगर कैपेसिटर की बैटरी से कनेक्टेड है और वो चार्ज ले रही है बैटरी से, उसकी वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर बिल्कुल उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो लेट्स से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या बैटरी से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो जो नेगेटिव चार्ज बैटरी से आ रहा है माइनस यहाँ चार्ज जो भी आएगा उतना ही चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरह अगला कैपेसिटर, इसी तरह अगले कैपेसिटर पे, तो हर कैपेसिटर पे वो बराबर चार्ज इंड्यूस होगा, बिकॉज जो पहला चार्ज आया है वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चार्ज की कंजर्वेशन का जिक्र आपने ज़रूर करना है। और दूसरा, सेम पाथ है चार्ज के लिए सीरीज़ के अंदर, इस वजह से ये भी साथ जिक्र कर देंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट, डज द डायरेक्शन ऑफ EMF प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। नहीं, ये बल्कि उलट होता है इसके, कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो EMF के ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। जो EMF की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द EMF प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, इट डिपेंड्स ऑन the chemical reaction, the internal chemical reaction that is going on inside the battery, inside the cell. जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो डिटर्मिन असल में होती है बाय द EMF ऑफ द बैटरी। तो आप इसमें पहली बात लिखेंगे नो, और फिर लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द EMF डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट
current flow in the through the battery depends upon the EMF, and the direction of the EMF, it depends upon the internal chemistry, internal chemical reactions जो अंदर हो रहे हैं, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये इस पर डिपेंड करता है। डिफाइन थर्मोकपल्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन सीबैक इफेक्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। थर्मोकपल्स क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करती हैं। अब वो टेम्परेचर को कैसे मेजर करती हैं? दो डिफरेंट मटेरियल्स की वायर्स ले ली जाती हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स की वायर्स लेते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स की वायर्स लेते हैं और उनको दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। अब जहाँ पे उनको ज्वाइन किया जाएगा वहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा, ये एक जंक्शन बन गया। जो दूसरा जंक्शन बनेगा जहाँ पे इनको ज्वाइन करना है, उसके दरमियान हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो जो वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो हमें वोल्टेज या EMF की वैल्यू बता देगा, और वो बताएगा किस वजह से बताएगा? क्योंकि दो मेटल्स हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं। और सीबैक फिनोमेना बेसिकली है ये कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है दो डिसिमिलर मेटल्स के दरमियान जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उनके दो जंक्शंस के दरमियान। यानी एक जो जंक्शन है उसको हम हॉट जंक्शन कह देंगे, दूसरे जंक्शन को हम कोल्ड जंक्शन, इसको कोल्ड दूसरे को हॉट कह देंगे। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों मेटल्स में से डिफरेंट फ्लो होगा और उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी लेट्स से यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो जाता है, यहाँ पे लो पोटेंशियल हो जाता है, तो हाई से लो की तरफ चार्जेस की मूवमेंट होगी जिसकी वजह से वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा। वो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो हम नोट डाउन करके और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं टेम्परेचर के अंदर सीबैक इफेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये थर्मोकपल की वर्किंग का प्रिंसिपल है बेसिकली, ये जो सीबैक इफेक्ट ही है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्लेस नियर टू वन अनदर, यानी एक वायर में से करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरी वायर में से करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। अगर दोनों में से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इसलिए कि दोनों की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं तो थंब अपवर्ड्स और कर्ल ऑफ द फिंगर्स करें तो इसकी जो फील्ड है वो ऐसे होगी। इधर डाउनवर्ड्स कर दें तो इसकी जो फील्ड है वो इस तरफ को हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों की असल में होता ही है, ये भी याद रखना है कि ये जो राइट वाली वायर है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस फील्ड की वजह से लगेगी। ये जो यहाँ से फील्ड लाइन आप इस पास हो रही है दूसरी वायर के करंट की मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगी, तो यूँ ऐसा बन जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स पॉइंट कर रही है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो उनके ऊपर अब फोर्स लगेगी और वो फोर्स किस तरफ लगेगी? वो फोर्स इस तरफ को लगेगी। इसी तरह ये जो राइट साइड वाला कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ पास हो रही होंगी इस दूसरी वाली वायर में से। ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली वायर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इनकी वजह से इस दूसरी वाली वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगी और ये भी इस तरफ को लगेगी, तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वाई द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज केप्ट वेरी हाई। अच्छा जी, तो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या है? गलवानोमीटर की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म। लॉन्ग क्वेश्चन में बताया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो गलवानोमीटर के साथ अगर सीरीज़ में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो ये बन जाता है एक वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये पूरी एक असेंबली यहाँ से यहाँ तक ये जो बन गई है ये एक वोल्ट मीटर बन गया ये सारा। अब आपने एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेजर हो, तो यहाँ वोल्ट मीटर को देखिए हम पैरेलल में लगाएंगे। ये जो यहाँ पे हमने बनाया वोल्ट मीटर ये पैरेलल में लगाएंगे, तो अब पैरेलल में अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगती है तो करंट उसकी तरफ ड्रॉ हो सकता है। तो अगर ये वाली रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है ये वाली, अगर ये हाई ना हो, ये स्मॉल हो, तो ये अपनी तरफ बहुत सारा करंट ड्रॉ कर लेगी, इसकी तरफ करंट चला जाएगा। तो जो सर्किट में से असल में गुजरने वाला करंट है वो कम हो जाएगा, तो इससे ये मेजरमेंट सही नहीं होगी, ये अफेक्ट करेगा करंट को ज़्यादा। तो अगर ये रेजिस्टेंस हाई है वोल्ट मीटर की,
अगर ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई है, ये पूरा एक वोल्ट मीटर है, तो ये अपनी तरफ ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा, इसलिए ये सर्किट में से गुजरने वाले करंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब रीज़न ये है कि ये पैरेलल में चूँकि लगाना है और ये अपनी तरफ करंट को ड्रॉ नहीं करेगा, और सर्किट के जो ऑपरेशन सर्किट में से गुजरने वाला जो करंट है उसको ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर्स। तो बैक ईएमएफ पहले आपने बताना है होती क्या है, यानी इस क्वेश्चन में तो पता नहीं, खैर ये है बैक ईएमएफ क्या होती है कि बैक ईएमएफ एक डीसी मोटर के अंदर वो वोल्टेज जनरेशन होती है जो कि मोटर के आर्मेचर की रोटेशन की वजह से होती है, यानी मोटर के आर्मेचर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है उसकी वजह से उसकी अपनी एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है in addition to the induced to the applied voltage, यानी ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है और एक आपने वोल्टेज अप्लाई भी की हुई है मोटर को चलाने के लिए, वो अप्लाइड वोल्टेज है, और ये जो इंड्यूस हुई है आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से वो है इंड्यूस वोल्टेज। तो ये जो इंड्यूस वोल्टेज है ये बैक ईएमएफ कहलाती है, और ये क्या करती है, इसकी वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, मोटर की स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी बैक ईएमएफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर मोटर की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाए तो, ये साथ आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है जी उसके बाद वाई सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज प्लेस इनसाइड अ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। तो सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जब कोई करंट कॉइल के अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको इन्हेंस कर देगा, लिहाजा गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। लाजमी है ये बताना कि गैल्वानोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव करने के लिए ये आयरन कोर जो है दरमियान में सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ की जाती है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या होता है कि करंट, पहली बात है मैक्सिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, आरएलसी सीरीज़ के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाता है, और पावर फैक्टर 1 हो जाता है, ये भी साथ लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इज़ 1, एंड इम्पिडेंस मिनिमम हो जाती है, ये साथ लिख दें, इम्पिडेंस जो है वो मिनिमम हो जाती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद ये अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पूरा ही, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन अ मोटर एंड अ जनरेटर। तो मोटर और जनरेटर में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एक की इनपुट इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल में कन्वर्जन है, दूसरे की मैकेनिकल इनपुट है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन है। तो आप इसको वैसे कॉलम बना के ऐसे करें कि जनरेटर के अंदर क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये बिजली जनरेट कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पहला डिफरेंस है, और उसमें उलट लिख दें, उसमें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, ज़ाहिर है पूरा आप लिखेंगे सेंटेंस इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अच्छा, इसके अंदर स्लिप रिंग्स जो है वो यूज़ होते हैं, और उसके अंदर जो है वो स्प्लिट रिंग्स यूज़ होते हैं अगर वो डीसी मोटर की हम बात करें। और फिर इसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और मोटर जो है वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या कोयल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर काम करती है, यानी वो लॉरेंट्स फोर्स लगती है मोटर के ऊपर, और यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी इवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन अ डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम मटेरियल। चैप्टर ये छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, लेकिन ये कुछ 1-2 क्वेश्चंस ये यंग मॉडल्स वाला ये इस किस्म के ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन अ मटेरियल डिज़ाइन। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस एंड एनी फोर्स या लोड विदाउट फेलिंग, यानी कितना वो विथस्टैंड कर सकता है स्ट्रेस को, ये स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस, इसको बोलेंगे। स्टिफनेस क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। जो ज़्यादा स्टिफ है इसका मतलब वो डिफॉर्म जल्दी नहीं होगा, ठीक है। और
स्ट्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? स्ट्रेस इसलिए कि हम इंश्योर कर सकें कि मटेरियल्स जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं जो इंटेंडेड लोड्स हैं या स्ट्रेसेस हमने अप्लाई कर रहे होते हैं। और स्टिफनेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ मटेरियल शेप एंड इट्स फंक्शनैलिटी ऑफ कोर्स। तो ये शेप या फंक्शन को एक मटेरियल के मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है हमें पता हो उसकी स्टिफनेस कितनी है, और यहाँ उसकी टू सी हाउ materials can support loads या stresses. Steel reinforcing is used in concrete beams to prevent cracking. Explain why the steel reinforcing should be placed in a concrete beam. यानी ये छतें हम जो डालते हैं इनके अंदर ये स्टील की reinforcement क्यों की जाती है? लेंटर जब डालते हैं तो ये, या किसी भी ऐसे मटेरियल में जहाँ पे हमने कंक्रीट करना होता है बीच में स्टील की reinforcement क्यों जो है वो कर सकते हैं? तो इसीलिए कर सकते हैं कि ये स्टील जो है, अभी पिछले पार्ट में हमने देख लिया कि स्टील जो है ये विदस्टैंड कर सकती है स्ट्रेस को। स्टील कैन विदस्टैंड, बर्दाश्त कर सकती है स्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है, जबकि कंक्रीट कैन नॉट, यही सेंटेंस पूरा कर लेंगे, कैन नॉट विदस्टैंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। यानी कंक्रीट जो है वो इतना ज़्यादा ब्रिटल नहीं होता, यूँ कह लें। अच्छा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम बनाना चाह रहे हैं कंक्रीट का, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई इमारत या कोई भी ऐसा डिज़ाइन कंक्रीट का बनाना चाह रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की जो इंटेग्रिटी है, स्टील रखने से उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल, मजबूत बन सकता है। अगेन स्टील की स्ट्रेंथ और स्टील की स्टिफनेस की एबिलिटी की वजह से। कंक्रीट में ये दोनों एबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ये इसमें जवाब में लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अ पी टाइप सब्सटेंस हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स बट स्टिल इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप सब्सटेंस में बहुत सारे होल्स होते हैं। तो पी टाइप सब्सटेंस में होल तो होते हैं क्योंकि हम डोपिंग करते हैं इम्प्योरिटीज़ की उसके अंदर। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस वजह से होता है कि जितने होल्स होते हैं ना, उतने ही उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्टर आयंस कह ले वो होते हैं। तो इसका मतलब है कि मटेरियल एज अ होल हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या होल्स एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों होते हैं। तो न्यूट्रलिटी इसी वजह से होती है कि जितने होल्स उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हो जाते हैं। अच्छा जी, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड कहाँ कहाँ पे होता है? तो फोटोडायोड इस्तेमाल हो सकता है सोलर सेल्स के अंदर, इस्तेमाल होता है फोटोडायोड। अच्छा, उसके बाद लाइट डिटेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। लाइट डिटेक्टर्स के अंदर भी फोटोडायोड्स ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं बहुत सारे जो जिनमें डिटेक्टर के तौर पे फोटोडायोड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं फोटोडायोड्स ही। अच्छा जी, नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड्स इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 सेकेंड्स है, और फिर एक ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है स्पीड ऑफ 0.95 c से विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो उसको व्हाट इज़ द पीरियड मेजर्ड बाय दैट ऑब्जर्वर। अच्छा, तो ये इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं t इक्वल्स टू x टाइम्स या अल्फ़ा टाइम्स t नॉट। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम निकाल सकते हैं 1/√1 माइनस v² c² से निकाल सकते हैं। टाइम डायलेशन वाला इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो इसमें से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/1 माइनस 0.95 c²
सी स्क्वायर, बेसिकली सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.95 बल्कि 0.95 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। इसको कैलकुलेटर पे अगर मैं सॉल्व करूँ 1 माइनस 1.95 सी स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ रहा है 9.6 सेकेंड्स। तो जो ऑब्जर्व्ड है टाइम वो है 9.6 सेकेंड्स, और जो एक्चुअल टाइम था वो था 3 सेकेंड्स, ये 9.6 सेकेंड्स ऑब्जर्व होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सप्लेन वाई वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट ऑफ बिलियर्ड बॉल्स। अच्छा, बिलियर्ड बॉल्स की हम क्यों कर सकते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, और इलेक्ट्रॉन्स की क्यों कर सकते हैं और बिलियर्ड बॉल्स की क्यों नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत स्मॉल होता है और वेलोसिटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इट, और उससे क्या होगा, उससे होगा जो उनकी डे ब्रॉय वेवलेंथ आएगी वो लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी। तो चूँकि मास बहुत स्मॉल, वेलोसिटी बहुत हाई, तो सिग्निफिकेंट डे ब्रॉय वेवलेंथ उनकी यानी इतनी आ जाएगी कि वो वेरिएबल वेवलेंथ होगी। अच्छा, और जो बिलियर्ड बॉल्स हैं उनका मास लार्ज होता है और वेलोसिटी उनकी उस मास के मुकाबले में बहुत कम होती है, तो उनकी जो डे ब्रॉय वेवलेंथ आएगी वो स्मॉल आएगी बहुत। तो ये स्मॉल डे ब्रॉय वेवलेंथ आती है, इनकी जो डे ब्रॉय वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली लार्ज आती है। तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रोनाउंस होती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है, डे ब्रॉय वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंट हो, तो इनकी सिग्निफिकेंट होती है इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की। और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये जो चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व उस वक्त होंगी जब डे ब्रॉय वेवलेंथ जो है सिग्निफिकेंट होगी। उनका मास ज़्यादा लेकिन वेलोसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से ये जिक्र करना ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर 9, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। अच्छा, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पास्टन का है लेकिन इसमें लेमन भी आ सकता है, पास्टन भी आ सकता है, किसी एक में आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने को मिल सकती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पास्टन सीरीज़ जो है वो करस्पॉन्ड करती है एन ट्रांजिशन टू n इक्वल्स टू 3 एनर्जी लेवल, n इक्वल्स टू 3, हाँ जी। और चूँकि उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में सेकंड लाइन ऑफ द पास्टन सीरीज़, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन होनी चाहिए n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 3 में ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स r टाइम्स 1 ओवर n1 स्क्वायर, यानी n1 स्क्वायर वैल्यू से पुट कर देते हैं 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर। तो 1 ओवर 3 स्क्वायर हो गया जी 1 ओवर 9 और 1 माइनस 1 ओवर 25, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाता है 16 ओवर 225 टाइम्स r, ये 1 ओवर लैम्डा आ गया, और r की वैल्यू 1.09 10⁻+7 पर मीटर वो पुट कर दूं, और फिर लैम्डा का मैं इन्वर्स कर दूं, तो ये आएगा कैलकुलेटर पे मेरे पास 1281 पॉइंट यानी 1282 नैनोमीटर्स आ जाएगा। ये आएगी जी वेवलेंथ। उसके बाद वाई डू सॉलिड्स गिव राइज टू कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वाइल हॉट गैसेस गिव राइज टू लाइन स्पेक्ट्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कॉन्टिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है। सॉलिड्स के अंदर होता क्या है कि एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बैंड्स में जो है वो ब्रॉड हुए होते हैं, और जब उनको हीट करते हैं तो सॉलिड्स जो हैं वो इमिट करेंगे कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्यू टू दैट वाइड रेंज ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन। लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है, एटम्स आइसोलेटेड एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और फिर जब एक्साइट होंगे एटम्स तो हॉट गैसेस जो है वो इमिट करेंगी लाइन स्पेक्ट्रम, इसलिए कि ट्रांजिशन जो होगी एनर्जी की बिटवीन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स वो डिस्क्रीट ही होगी एज अपोज टू दोज इन द सॉलिड बिकॉज ऑफ द एटम्स बीइंग क्लोज टू ईच अदर। तो एक तो अरेंजमेंट बताएंगे इनमें कि सॉलिड्स के अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्लोज होती है, और गैसेस के अंदर ज़रा दूर दूर होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से एटम्स। और दूसरा इसके अंदर आप जिक्र करेंगे
रेंज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन होती है इन सॉलिड्स ड्यू टू दैट ब्रॉडेंड बैंड्स ऑफ एनर्जी इन सॉलिड्स एज कम्पेयर टू इन गैसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट है रेडियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1600 years. इफ द यूनिवर्स वर formed 5 billion or more years ago, why is there any radium left now? अच्छा जी, रेडियम की हाफ लाइफ है 1600 years। तो रेडियम हमारे पास अभी तक कैसे है? इफ़ द यूनिवर्स वर फॉर्म्ड 5 billion और मोर ईयर्स अगो, ठीक है। तो रेडियम असल में दूसरे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं वो जब दे अंडरगो दिस एमिशन, वो कन्वर्ट होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कन्वर्ट होते हैं इनटू रेडियम, यानी ऐसे न्यूक्लियाई भी हैं जो कि डिसइंटीग्रेट होकर वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू रेडियम। सिर्फ यही नहीं कि अर्थ के क्रस्ट से ही रेडियम हमें जो है वो मिल रहा है, दूसरे सब्सटेंसेस भी कन्वर्ट हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं। अदर रेडियोएक्टिव लाइक यूरेनियम है, लाइक थोरियम है, वो जिनकी लॉन्ग हाफ लाइफ्स होती हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर रेडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास रेडियम अभी तक मौजूद है, यानी सिर्फ अर्थ के क्रस्ट वाली नहीं है। अच्छा जी, वाई आर द लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल? अच्छा जी, लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, उसकी रेंज जो होती है ना वो स्मॉल होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। इस वजह से जब न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब छोटे न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो अगर कम प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको होल्ड करके रखती है, बिकॉज उसकी रेंज जो है वो इतनी, उसकी रेंज के अंदर ही होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब वो सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो है वो समझते हैं इतने एरिया पे रेंज है उसकी, तो ये जो बाकी हैं प्रोटॉन्स इनको वो होल्ड बैक नहीं कर सकती। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कम रेंज का होना ये उनकी अनस्टेबिलिटी की एक रीज़न है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ओवरकम तो नहीं कहना चाहिए, यानी वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है इस सिचुएशन में। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये भी है कि प्रोटॉन्स की जब तादाद ज़्यादा हो रही है, देयर आर मोर प्रोटॉन्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और रेंज जो है वो उतनी रहती है स्ट्रॉन्ग फोर्स की, और डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है प्रोटॉन्स के दरम्यान। इस वजह से वो होल्ड नहीं कर सकती उस तरह, वो अनस्टेबल हो जाते हैं न्यूक्लियाई और फिर रेडिएशन से एमिट करने लग जाते हैं। 11 है 0.2 मीटर वायर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। इफ द करंट इन द वायर इज 20 मिली एम्पेयर्स देन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अच्छा जी, तो रेडियस इसके अंदर हमें गिवन है। अच्छा, रेडियस सुनिए, 0.2 मीटर वायर इज बेंट टू अ सर्कुलर शेप। अच्छा, सर्कुलर शेप में उसको, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि उस वायर की टोटल लेंथ 0.2 मीटर थी। जब आपने इसको बेंड करके सर्कुलर शेप दे दी तो ये एक सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ये पूरा 0.2 मीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है उसका फार्मूला होता है 2πr। तो बेसिकली आपने 2πr इक्वल्स टू पुट कर देना 0.2 मीटर्स, क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस 2πr है। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। 0.2 को 2π से डिवाइड कर देंगे, जब आपके पास r आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, वहाँ से आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसका r मैं कैलकुलेट करता हूँ, 0.2 ओवर 2π 0.03 आ रहा है तकरीबन, 0.0318, तो 0.0318। अब इससे मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, एरिया πr स्क्वायर से, तो πr स्क्वायर से इसका मैं एरिया पुट करता हूँ, एरिया πr स्क्वायर 0.0031, तो 0.0031 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। और 2 टेस्ला होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट होगा, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे टॉर्क IAB के अंदर, IAB टॉर्क इक्वल्स टू IAB के अंदर I इंटू A इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। I की वैल्यू को एम्पेयर्स में चेंज कर देंगे, 20 × 10⁻³ और उसके बाद एरिया और फिर B।
तो ये टॉर्क आती है जी 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 -4, 1.2 टाइम्स 10 पावर ऑफ -4 न्यूटन मीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन फ्रॉम EMF equals minus del phi over del t. Why is it possible to show that E is proportional to del I over del t? अच्छा जी, तो EMF E होता है equal to minus del phi over del t from Faraday's law of electromagnetic induction. अच्छा, अब phi को हम रिलेट करें अगर फ्लक्स को करंट के साथ, तो phi होगा जी इंडक्टेंस टाइम्स द करंट L इंटू आई हो जाएगा। और अगर हमने निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी हम डेल फाई करें तो ये हो जाएगा डेल टाइम्स L आई ओवर डेल टी। ये हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज निकाला तो ये बेसिकली EMF आ जाएगा। अगर L को हम कांस्टेंट करते हैं, इफ़ L इज़ कांस्टेंट, जो कि इंडीड कांस्टेंट ही होगी फॉर अ लूप ऑफ वायर, अगर L कांस्टेंट हो जाए तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, EMF E इज़ इक्वल टू माइनस L टाइम्स डेल I ओवर डेल T। अब यहाँ पर L अगर कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट को हटा दें तो वी कैन राइट E एज बीइंग प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T। यानी यहाँ पे बेसिकली हमने फाई को रिप्लेस किया है विथ L टाइम्स I, और फिर L को कांस्टेंट किया तो कांस्टेंट और इक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर दिया प्रोपोर्शनलिटी से, तो वी गेट अ रिलेशनशिप दैट EMF इज प्रोपोर्शनल टू डेल I ओवर डेल T। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी अल्फा डीकेज अकर इन द डीके ऑफ थोरियम इनटू लेड। अच्छा जी, थोरियम का लेड से डीके हो रहा है तो कितने अल्फा डीकेज होंगे? तो थोरियम है 232, TH 230 है एंड 90 है, तो एक अल्फ़ा डीके के बाद ये रह जाएगा 226 एंड दिस विल बी 92, एक अल्फ़ा डीके हो जाएगा। उसके बाद 26 से फिर कम हो जाएगा 22, यानी इसको इस तरह कम करते चले जाएंगे। या हम यूँ भी कर सकते हैं कि 230 माइनस कर दें 226, डायरेक्ट में कर दूँ 230 माइनस 214 कर दूँ तो कितना रिडक्शन आएगा डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और एटॉमिक नंबर का भी उसी तरह माइनस करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। 90 माइनस 82 तो 8 आ जाएगा, और 230 टू 216 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 14। अच्छा, ये कोई नंबर में कोई गड़बड़ लग रही है, बिकॉज या तो इसमें डीके और भी बीच में होगा, या ये नंबर 230 के बजाय 232 होना चाहिए। थोरियम का आई थिंक होता ही 232 ही है, तो ये शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 232 होता है, तो इसको 232 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। मैथ्स में रिडक्शन 16, नंबर में रिडक्शन 8 है। इसको 2 से डिवाइड कर दें या उसको 4 से डिवाइड कर दें तो 4 अल्फ़ा डीकेज हो जाएंगे। 4 अल्फ़ा यूनिट्स हैं वो डीके होने के बाद। हाउ मेनी अल्फा डीकेज? 4 डीकेज के बाद थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा लेड में। वर्किंग में आप दिखा सकते हैं कि मास जो है 232 में से 216 माइनस करें 16, और 16 को एटॉमिक मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है अ कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस ऑफ 318 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्योर रिएक्टेंस ऑफ 75 ohms. The voltage across the resistance is 150 volts and the frequency of power supply is 50 hertz. Calculate the voltage of power supply and the phase angle. अच्छा जी, फेज़ एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो L इक्वल्स टू हो गया इसमें 318 मिली हेनरी, तो उसको मैं 0.318 हेनरी कर देता हूँ 1000 से डिवाइड करके यहीं पे। उसके बाद रेजिस्टेंस है 75 ohms, दिस इज़ 75 ohms एंड वोल्टेज है 150। वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस VR कर देता हूँ 150 वोल्ट्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई F इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। ये सारा डाटा लिख लिया। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई एंड द फेज एंगल। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL दैट विल बी इक्वल टू 2πfl। तो 2πfl पुट करूँगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी बिल्कुल 2πf50 और L 0.318। ये वैल्यू ये 100 ohms आ गया।
100 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। उसके बाद इम्पिडेंस Z हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर स्क्वायर रूट। आर है मेरे पास 75 और ये है 100 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर रूट, ये आ गया जी 125 ओम्स इम्पिडेंस। और फिर हमने फाइंड आउट करना है करंट आई इक्वल्स टू हो जाएगा जी, कोई एक V ले लूँ जो गिवन है VR, यानी 150 को डिवाइड कर दूँ मैं R से जो कि 75 ही है, 75, ये 2 एम्पेयर करंट आ गया मेरे पास। ठीक है जी, करंट भी आ गया, इम्पिडेंस भी आ गया, तो वोल्टेज V इक्वल्स टू I टाइम्स इम्पिडेंस Z, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 125, सो दिस शुड बी इक्वल टू 250 वोल्ट। और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो था वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई और फेज़ एंगल। अच्छा जी, फेज़ एंगल के लिए हम लगाएंगे tan फाई लगाएंगे, और tan फाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा XL ओवर R। अगर वेक्टोरिकली देखें तो XL ओवर R हो जाएगा, तो XL ओवर पास 100, R है 75, तो डिवाइड कर देंगे तो 1.33, और इसका tan इन्वर्स ले लें तो tan इन्वर्स ऑफ 1.33 ले लेंगे, तो ये अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा विच इज़ 53.13, 53 डिग्रीज भी लिखते हैं तो इसका ठीक हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी आपने ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट है कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन लेमैन सीरीज़, व्हाट वैल्यू ऑफ n मस्ट बी यूज। तो लेमैन सीरीज़ में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमैन सीरीज़ में कॉरस्पॉन्ड होती है जी ट्रांजिशन टू n1 एनर्जी लेवल, तो इन्फिनिटी से n1, तो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 1 में करेंगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमैन के अंदर ईजीली आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं फार्मूला दोबारा से अभी से पहले एक न्यूमेरिकल में भी किया था, फिर से पुट कर लेते हैं। 1 ओवर लेमडा इक्वल्स टू r टाइम्स 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0। तो बेसिकली 1 ओवर लेमडा इक्वल्स टू r ओवर 1, तो लेमडा इक्वल्स टू 1 ओवर r आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू 1 ओवर 1.097 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7, सो ये हो जाएगा 91.00। अच्छा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ 91.2 नैनोमीटर्स में आंसर आ गया इसका, नैनोमीटर्स में आ गया इसका जी। व्हाट वैल्यू ऑफ n मस्ट बी यूज, इन्फिनिटी यूज़ किया है हमने n के लिए। उसके बाद फिर से न्यूमेरिकली है, इलेक्ट्रॉन मूव्स विद स्पीड ऑफ v इक्वल्स टू 0.85 c, फाइंड इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, स्पीड हमें गिवन है और हमने इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और फिर काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्पीड उसकी है 0.85 c एंड और क्या चीज़ है, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, तो इसमें से भी हम अगेन पहले अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसमें v की जगह पे 0.85, तो 0.85 स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 0.85 स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करता हूँ, 1 माइनस 0.85 स्क्वायर, ये आ गया 1.90 आ गया। ये हमारे पास आ गया बीच में अल्फ़ा। तो जो टोटल एनर्जी है उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए ये जो फैक्टर आया यानी अल्फ़ा, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, रेस्ट मास एनर्जी के साथ। रेस्ट मास एनर्जी m0c² से आ जाएगी, रेस्ट मास पुट करूँगा और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर पुट करूँगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 1.90, मास पुट किया किसका है जी, इलेक्ट्रॉन का, मास रेस्ट मास पुट कर दिया और फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू और स्क्वायर कर दिया, और अच्छा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है, तो 1 ये जूल्स में आ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अच्छा जी
ये एक बहुत बड़ा सा एक नंबर आ रहा है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसको चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। मेरे पास ये आ रहा है 970 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहा है 970 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी टोटल एनर्जी मैंने फाइंड आउट की है, टोटल एनर्जी। और अगर मैंने इसकी आप फाइंड आउट करनी हो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, रेस्ट मास वाली एनर्जी इसमें से माइनस कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी में से माइनस कर दें रेस्ट मास एनर्जी m0c² को, तो ये हो गया 970, इसमें से माइनस कर देंगे रेस्ट मास वाली, ये भी मैंने निकाली थी 511, तो ये आ रहा है 460 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ रहा है। ये मैंने जल्दी में थोड़ा किया है, इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि ये गलत ना मैंने कैलकुलेशन कर दी हो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 14 है। नंबर 14 है, अ कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट 8 सिंपल सेल्स ऑफ 1.4 आर कनेक्टेड across in series to give 12 volt. Can we start the car with the series combination of 8 cells? Explain. अच्छा, अगर हमारे पास सेल्स हैं 8 सेल है 1.5 के, सीरीज़ में कनेक्ट करें तो 8 × 1.5 12 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन क्या उससे स्टार्ट हो जाएगी बैटरी या नहीं स्टार्ट होगी? तो स्टार्ट नहीं होगी। रीज़न क्या है, सिर्फ वोल्टेज नहीं चाहिए होती, हमें करंट भी चाहिए होता है ये। तो अगर आपको स्टार्ट करना है और सेल्स को आपने सीरीज़ में कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो आपने बेसिकली करंट सेम रह जाएगा इसमें। जो एक सेल का करंट है ना, टोटल करंट भी वही होगा, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए करंट सेम होगा। तो बजाय इस तरह कनेक्ट करने के, अगर हम उसको इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दें 8 सेल्स को, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 3 सेल्स की खाली, तो हर एक सेल से जो करंट होगा वो ऐड अप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो करंट आएगा वो इन तीनों करंट्स का सम होगा, I1, I2 और I3 का। तो पैरेलल का ये फ़ायदा हो जाएगा, करंट ऐड अप हो जाएगा। तो हमें करंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। स्टार्टअप में क्या होता है, आपने एक चाबी घुमानी है बैटरी की, तो फ़ौरन से आपको ज़्यादा सा करंट चाहिए ताकि वो स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाए। तो अगर अब करंट कम होगा तो इतनी जल्दी वो इतने टाइम में अगर करंट कम देंगे तो वो स्टार्ट नहीं हो सकेगी। तो इसकी रीज़न में आप लिख देंगे कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, द करंट इन सीरीज़ वुड रिमेन सेम और लो, whereas in parallel the current would add up and there will be a large amount of current for a small time, and that will start the battery instead of connecting them, that will start the car instead of connecting them in the series combination. Describe how a choke is constructed. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा, चोक की कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो चोक जो है वो होता है बेसिकली आप एक इंडक्टर को, जिसकी एक हाई इंडक्टेंस होती है और लो रेजिस्टेंस होती है, उसको आप बनाते हैं, एक कॉइल ऑफ वायर लेते हैं और उसको एक मैग्नेटिक कोर, एक सेंट्रल मैग्नेटिक कोर के ऊपर एक कॉइल ऑफ वायर जिसकी हाई इंडक्टेंस होती है उसको लेकर वाइंड कर देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन तो इसकी ये होगी। अब इसके अगर यूजेस पूछे गए हैं तो यूज़ के अंदर आप लिख सकते हैं कि चोक को यूज़ किया जाता है एज अ फिल्टर इन डीसी पावर सप्लाईज। तो ये बेसिकली एसी को रोक देगा, जो अनवांटेड हैं रिपल्स हैं उनको रोक देगा, उनको प्रिवेंट कर देगा। और दूसरी ये यूज़ हो सकता है इन रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, यानी RFC चोक जो है ये प्रिवेंट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट के अंदर, उससे ये अनवांटेड सिग्नल्स को जो है वो सर्किट के अंदर एंटर होने से रोक सकता है। तो इसके यूजेस आप आसानी से देख सकते हैं बुक में भी, एज इट इज़ जो बुक में लिखे हुए हैं वही वाले बेशक लिख दें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, सिर्फ नज़र मार लेते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैंने आपको बता ही दें, इसमें सिर्फ देख लें। उन्होंने पहला जो पार्ट दिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 का वो गॉसेस लॉ दिया है, और लॉ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, और पोटेंशियोमीटर दूसरा दिया है, मैंने आपको बताया। ट्रांसफार्मर भी मैंने आपको अभी बताया है, और बिहेवियर ऑफ RLC सीरीज सर्किट विद द सोर्स ऑफ AC, ऑल्सो कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, द फेज डिफरेंस एंड द पावर फैक्टर। ये पूरा टॉपिक करना है आपने RLC सीरीज़ पैरेलल दोनों का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, उसके बाद बोर मॉडल, कॉम्पटन इफेक्ट, सारे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो मैं भी आपको लॉन्ग में बता चुका हूँ। तो लॉन्ग में जो मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट में बहुत वैरायटी मतलब है हर चैप्टर में ही क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट आप कर सकते हैं
अच्छा चलें, ऐसा करता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी के लिए ये इतनी ही इसी वीडियो में देखते हैं। इसके बाद कोशिश करता हूँ कि एक दो और शॉर्ट के लिए एक आध वीडियो इंशाल्लाह और बना दूँ अभी दोपहर तक। और हाँ, जब मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में कहा था कि इंशाल्लाह नोट्स भी दे दूँगा आपको, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक मैंने ऐड कर दिया है, इसमें इंशाल्लाह तमाम चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको रिवीजन में भी इंशाल्लाह हेल्प होगी। तो अगर आपने इससे पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए वीडियो नहीं देखी, तो ये जो पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव है ये मैंने सॉल्व कर दी है, ये आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, आप इस पर क्लिक करके वो MCQs के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन भी मैंने साथ कर दी है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह एक दो और वीडियोज़ में शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।